गुड मॉर्निंग। आप सभी का ट्रिपली क्लासेस में स्वागत है। तो पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था रेजिस्टेंस का श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, श्रेणी समांतर और स्टार डेल्टा। ठीक है। तो आज की क्लास में अपन इंडक्टर के बेसिक और उसका जो सीरीज पैरेलल कनेक्शन है, स्टार डेल्टा है, उन सभी के बारे में अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और यही सीक्वेंस कैपेसिटर के केस में रहेगा। उसके बाद में हमारा जो किरचॉफ का वोल्टेज नियम है, करंट नियम है और आप लोगों की जो थ्योरम्स है, उन सभी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इंडक्टर। ओके, तो हेडिंग डालिए इंडक्टर। हेडिंग डाल दीजिएगा इंडक्टर। इंडक्टर, तो इंडक्टर को अपन कैपिटल एल से यहाँ पे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले ध्यान में रखना है कि जैसे आपने यहाँ पर कोई भी कंडक्टर लिया, ये आपने एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया है, ठीक है, और इस स्ट्रेट कंडक्टर से करंट आई फ्लो करवाया। ठीक है। तो जो राइट हैंड रूल होता था उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जब चालक, कोई भी सीधा चालक है, उसको इस प्रकार से पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा को बताता है, तो मुड़ी हुई जो अंगुलियां होती है वो चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके चारों तरफ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यानी फाई। तो अब इस कंडक्टर में नंबर ऑफ टर्न्स है वो 0 है, इसलिए यहाँ पर वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, सभी को समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। अगर इसी कंडक्टर को मैं शेप दे देता हूं कोयल की, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज हो जाते हैं, और आप लोगों के जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, फ्लक्स लिंकेज उतना ही अधिक होगा। ठीक है। तो फ्लक्स लिंकेज उतना ही क्या होने वाला है, अधिक होने वाला है। तो यहाँ पर अगर मैं इसी कंडक्टर को ये शेप दे देता हूं इस प्रकार से, है ना, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स आप लोगों के क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं। तो जब इसमें से करंट आई फ्लो होगा, तो यहाँ पर फ्लक्स होगा वो अधिक बनने वाला है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यहाँ क्या बनने वाला है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है। अब देखो, अगर मैं इसी इंडक्टर को एसी सोर्स से कनेक्ट कर देता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे ये एक छोटा सा इंडक्टर लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये एक इंडक्टर लिया, ओके, और इस इंडक्टर को मैंने यहाँ पर एक एसी सोर्स से कनेक्ट किया, तो यहां से क्या होगा, करंट फ्लो होगा आई ऑफ टी, और यहां पर जो फ्लक्स उत्पन्न होगा आप लोगों का, फाई ऑफ टी। तो इन दोनों की नेचर कैसी होगी, यहाँ पे एसी नेचर होगी। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो करंट है वो अल्टरनेटिंग है, यहाँ पे आई ऑफ टी। तो आपका जो फ्लक्स बनने वाला है वो भी कैसा होगा, अल्टरनेटिंग फ्लक्स होगा, फाई ऑफ टी। तो यहां पर अगर अपन किसी दूसरी कुंडली को रखते हैं,
तो यहाँ पर जो फ्लक्स लिंकेज उत्पन्न होता है, फ्लक्स लिंकेज के कारण जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो ईएमएफ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाय क्या होता है, dt होता है। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डी फाई बाय dt होता है, और ये हमेशा किस में आता है, वोल्ट में आता है। अब यदि अपन समानुपाती का निशान यहां से हटा देते हैं तो आपके पास में यहाँ पर जो उत्पन्न ईएमएफ है वो किस पर डिपेंड करने वाला है, तो E इक्वल्स टू आप लोगों का आएगा -N d∅/dt आएगा। ठीक है, तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईएमएफ इक्वेशन में ये जो नेगेटिव साइन होता है, ये नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ध्यान में रखना है ये लेंज लो को इंडिकेट करता है। तो ये आप लोग बहुत बार आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बाय dt, तो ये नेगेटिव साइन होता है, ये लेंज के नियम का को फॉलो करता है या इंडिकेट यहाँ पर करता है। तो ये पॉइंट जरूर आप लोगों को ध्यान में रखें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले कि जो फ्लक्स लिंकेज होगा, फ्लक्स लिंकेज आप लोगों का साई इक्वल्स टू किस पे डिपेंड कर रहा है, n इंटू फाइव, और ये इक्वल्स टू किसके है, L इंटू आई के, इंडक्टेंस और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसके इक्वल होता है। तो यहां से L इंडक्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, N फाइव बाय आई होता है। तो ये आप लोगों का यहाँ से एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बन के आता है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जैसे एक कुंडली है उसमें इतना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, उसके नंबर ऑफ टर्न्स इतने हैं, फ्लक्स प्रति वेबर आप लोगों को दिया जाएगा, तो इंडक्टेंस यहाँ से आप लोगों से पूछी जा सकती है। अब देखिए इसमें जो आप लोगों का ईएमएफ या वोल्टेज है वो V इक्वल्स टू एल डी फाइव बाई क्या होता है, dt के, सॉरी, V इक्वल्स टू एल डी आई बाय dt के इक्वल होता है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्यों, क्योंकि ये इसी इक्वेशन से आता है कि जब अपन क्या करते हैं कि दोनों तरफ इस वाले इक्वेशन में dt का भाग दे देते हैं तो आप लोगों का ये यहाँ से इक्वेशन बनता है। ये वाला जो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखाया है इसमें दोनों तरफ आप लोग क्या करो कि भाग दे दो किसका, टाइम का। तो यहां से टाइम का डिवाइड करेंगे तो n फाइ बाय t, तो ये यहां से EMF E बन जाता है, L di अपॉन में dt बन जाता है। तो यहां से आपका जो इंडक्टेंस है वो L इक्वल्स टू V अपॉन में आप लोगों का क्या होगा, di अपॉन में dt हो जाएगा। तो ये आप लोगों को कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो ध्यान में रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या है, इन्हीं से ज्यादातर क्या है, न्यूमेरिकल बनते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि अगर आप लोगों ने कोई भी एयर कोर इंडक्टर लिया है तो एयर कोर कंडक्ट जो इंडक्टर होता है वो अनसैचुरेटेड रहता है। तो इसी वजह से अगर आप लोग वोल्टेज और जो करंट में परिवर्तन की दर है इसके बीच में ग्राफ खींचते हो तो हमेशा लीनियर आता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे लिया पहला पॉइंट इसमें लीनियर। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया है कि यहाँ पर जो इंडक्टर लिया है ये इंडक्टर कौन सा है, एयर कोर इंडक्टर है भाई। यहाँ पे कौन सा है, एयर कोर इंडक्टर है। ओके, VS। ठीक है, तो ये आपका एयर है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लोगों का करंट होगा I, ठीक है। तो उसके लिए जब आप लोग ग्राफ खींचेंगे यहाँ वोल्टेज और डी अपॉन में dt के बीच में, तो ये एक यहाँ पर सीधी रेखा आएगी, ठीक है। और अगर आप लोग नॉन लीनियरिटी की बात करोगे, नॉन लीनियर, तो नॉन लीनियर कब होगा इंडक्टर? इन केस ऑफ आयरन कोर ले लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने कोई भी आयरन कोर ली है तो उसके केस में ये आप लोगों का क्या हो जाता है? नॉन लीनियर हो जाता है। यहाँ पर अगर आप लोग वोल्टेज बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं तो इस केस में आपकी कोर क्या हो जाती है? सैचुरेट हो जाती है एक निश्चित टाइम के बाद में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आप लोगों को, क्योंकि ये जनरली एग्जाम में क्या है पूछ लिया जाता है कि बताइए कि ऐसी कौन सी कोर है जो कभी भी सैचुरेट नहीं होती है, तो आप लोगों की क्या आती है? एयर कोर आती है, ठीक है। अगर आपने आयरन कोर यूज की है या अदर इसमें कोर यूज करते हो तो वो एक फिक्स टाइम के बाद में क्या हो जाएगी? सैचुरेट हो जाएगी, ठीक है। ओके है, चलो आगे बढ़े फिर। अब देखिए यहाँ पर कि जो आप लोगों का इंडक्टर होता है, इस इंडक्टर का अगर अपन ऐसे माने कि ये मैग्नेटिक फॉर्म में है, क्योंकि क्यों? क्योंकि इंडक्टर है, इंडक्टर में हमेशा जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस रूप में? मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर होती है। अगर कैपेसिटर की बात करोगे तो वहां पर एनर्जी पोटेंशियल के रूप में एनर्जी स्टोर होती है। तो एक तरीके से इंडक्टर एज ए मैग्नेट का पार्ट हो गया। तो अगर दोनों में कंपैरिजन करोगे इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे दोनों में सिमिलरिटी बता करके यहाँ से एक फॉर्मूला राइज करने की कोशिश करूंगा जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और डीआरडीओ जैसे इसरो जैसे एग्जाम में ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। तो एक तरफ तो आप लोग यहाँ पे लिखो इलेक्ट्रिकल सर्किट, क्या लिखना है आप लोगों को? इलेक्ट्रिकल सर्किट। और दूसरी तरफ आप लोगों को लिखना है मैग्नेटिक सर्किट। कौन सा लिखना है? मैग्नेटिक सर्किट लिखना है, ओके। अब इनमें जो डिफरेंस आएगा वो ही यहाँ पर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया और इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में यहाँ पर आपने एक रेजिस्टेंस लगाया और यहाँ पर आपने एक वोल्टेज सोर्स ऐड कर दिया, ठीक है, प्लस माइनस वी, और इसमें से फ्लो होने वाला करंट I और यहाँ पे R रेजिस्टेंस, ठीक है। क्लियर है सभी को? अगर मैग्नेटिक सर्किट की बात करोगे आप सभी, तो मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है कि यहाँ पर एक तो आप लोगों की क्या हो गई? आयरन कोर हो गई। क्या हो गई? आयरन की कोर हो गई ये वाली, ठीक है, ओके। ये आप लोगों की आयरन की कोर हो गई। अब यहाँ पर इस पे क्या किया गया है? वायर वाउंड करवाया गया, ठीक है। तो जैसे ही आप यहां से सप्लाई वी दोगे तो इसमें करंट फ्लो I होगा और इस करंट फ्लो के कारण इसमें यहां पर टर्न्स में मैग्नेटोमोटिव फोर्स उत्पन्न होगा N इंटू आई। N इंटू क्या होगा? I होगा। और यहां पर कोर में फ्लक्स प्रवाहित होगा। मैग्नेटिक सर्किट में कोर में क्या प्रवाहित होता है? फ्लक्स प्रवाहित
होता है और इस फ्लक्स प्रवाह का जो विरोध करता है यहाँ पर वो एस यानी रिलैक्टेंस होता है, रिलैक्टेंस होता है। तो अब यहां से जो पॉइंट आपको सबसे पहले ध्यान में रखने के लायक यही है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर धारा प्रवाह का विरोध प्रतिरोध करता है तो मैग्नेटिक सर्किट में आप लोगों का फ्लक्स प्रवाह का विरोध कौन करता है? तो मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स प्रवाह का विरोध हमेशा ध्यान में रखना है, रिलैक्टेंस करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इफ current is flowing due to EMF, then in magnetic field, flux will flow due to, तो यहां पे क्या होगा? मैग्नेटोमोटिव फोर्स होगा। अब देखो सिमिलैरिटीज इसमें सबसे पहले, तो यहां पर इलेक्ट्रिकल सर्किट में आप लोगों का क्या प्रवाहित होता है? यहां पर इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमारा करंट फ्लो होता है, धारा प्रवाहित होती है। तो मैग्नेटिक सर्किट में आप लोगों का कौन प्रवाहित होता है? फ्लक्स प्रवाहित होता है। तो ये सिमिलैरिटी हो गई इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट में धारा प्रवाह का विरोध प्रतिरोध करता है तो यहाँ पर मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स प्रवाह का विरोध कौन करता है? रिलैक्टेंस करता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट में धारा प्रवाह है आप लोगों का ईएमएफ के कारण होता है, क्योंकि इट इज इलेक्ट्रिकल प्रेशर है ईएमएफ। तो यहाँ पर आप लोगों का जो मैग्नेटिक सर्किट होगा इसमें आप लोगों का जो मैग्नेटिक प्रेशर होगा वो कौन होगा? मैग्नेटो मोटिव फोर्स होगा, एमएमएफ होगा। तो यहां से अगर मैं यहां से R इक्वल्स टू निकालता हूं तो वो क्या होगा? आप लोगों का जैसे R से पहले I निकाल लो, I इक्वल्स टू क्या होगा? EMF अपॉन में R होगा। तो यहां पर I का जो समानुपाती होगा वो फ्लक्स फाई होगा और इसका वैल्यू क्या होगा? मैग्नेटोमोटिव फोर्स डिवाइड बाय रिलैक्टेंस होगा, S होगा। अब देखो बेटा कि अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में धारा घनत्व J होता है, ये क्या होता है? धारा घनत्व, करंट डेंसिटी J बराबर क्या होता है? I अपॉन में A होता है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक सर्किट में आप लोगों का जो फ्लक्स घनत्व होता है, फ्लक्स घनत्व वो क्या होता है? B इक्वल्स टू फाई अपॉन में A होता है। तो ये चीजें आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग पढ़ लिया और बस हो गया, ऐसा कभी भी नहीं करना है, पूरा कॉन्सेप्ट सीखना आपको। अब यहाँ पर देखोगे इलेक्ट्रिकल फील्ड E इक्वल्स टू क्या होता है? V अपॉन में आप लोगों का L है, वोल्ट प्रति मीटर है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, तो वो आप लोगों का क्या होने वाला है? यहां से मैग्नेटिक फील्ड B आप लोग लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड E अप V अपॉन में L है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों का मैग्नेटोमोटिव फोर्स NI बाय L होगा। ये किसके बराबर है? H के बराबर है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए इलेक्ट्रिकल सर्किट और आप लोगों का जो मैग्नेटिक सर्किट है उसमें डिफरेंस। अब मैं यहां से फॉर्मूला राइज करूंगा, वहां से क्वेश्चन एक दो बनते रहते हैं जो जनरली इसरो या डीआरडीओ में पूछे जाते हैं और बहुत बार बच्चों का यही कॉन्सेप्ट रहता है कि सर
यहां से ये क्वेश्चन बना तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखो यहां से आपने देखा हमारे पास आया फाई इक्वल्स टू मैग्नेटोमोटिव फोर्स डिवाइड बाय हमारे पास आया एस। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स किसके इक्वल है, एन इंटू आई के है। रिलेक्टेंस एस इक्वल्स टू एल अपॉन में क्या होता है, म्यू नोट म्यू आर इंटू ए होता है। ठीक है, तो इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो फाई इक्वल्स टू आप लोगों का क्या हो जाएगा, एन इंटू आई म्यू नोट म्यू आर इंटू ए बाय क्या होगा, एल होगा। ठीक है, जहां म्यू नोट का मान कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर होता है, जो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी होती है। ठीक है, ये क्या होती है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या होता है कि वह पदार्थ जो अपने में से अधिकतम फ्लक्स को प्रवाहित होने देता है वो उसकी परमिएबिलिटी कहलाती है। जैसे आयरन है तो आयरन अपने में से अधिकतम फ्लक्स को गो थ्रू होने देगा, पास होने देगा, तो उसकी परमिएबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। लकड़ी है, लकड़ी अपने में से फ्लक्स को प्रवाहित नहीं होने देती, तो उसकी परमिएबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर 0 हो गई। म्यू आर आप लोगों की क्या होती है, रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है। क्या होती है, रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है। ठीक है, ओके, हाँ लिखिए, रिलेटिव परमिएबिलिटी। ओके, ये ध्यान में। अब यहां पर अगर आप लोगों ने देखा L इक्वल्स टू सर एन फाई बाय क्या था, आय था, तो अगर ये वैल्यू इसमें मैं रख देता हूं, ठीक है, तो इंडक्टेंस क्या आएगा नया, L इक्वल्स टू एन स्क्वायर आप लोगों का हो गया यहां से आई म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए बाय एल इंटू आई। तो यहां से आप लोगों का आई से आई कैंसिल हो गया, तो यहां से एल बराबर हमारा हो गया सर एन स्क्वायर म्यू नोट म्यू आर इंटू ए बाय एल हो गया। तो यहां से निष्कर्ष निकलता है कि इंडक्टेंस है वो समानुपाती है एन स्क्वायर इंटू ए के, या आपका ए इक्वल्स टू एरिया, कंडक्टर का एरिया है ए बराबर पाई/4 इंटू डी स्क्वायर। तो ये वैल्यू अगर इसमें पुट करोगे आप लोग तो यहां से एल समानुपाती एन स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो अब यहां से ये दो फॉर्मूले आपके पास में ड्राइव होकर के आते हैं। पहला फॉर्मूला ये बना कि जो इंडक्टर का इंडक्टेंस है वो नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, फिर यहां पर दूसरा ये बनता है कि उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये दोनों इक्वेशन ध्यान में रखना, इसीलिए मैंने इतना जो आप लोगों को लॉजिकल समझाने की कोशिश की है ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे कि जो इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर है वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन किसके, स्क्वायर के। ठीक है, दूसरा यहां पर अगर आपको क्रॉस सेक्शन एरिया दिया जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इंडक्टर इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज, देन इंडक्टेंस आल्सो इंक्रीज और डिक्रीज। तो दोनों ही केस में आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब आपको पता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया और जो डायामीटर है दोनों में रिलेशन क्या होता है, पाई/4 डी स्क्वायर होता है। तो पाई/4 जो डी स्क्वायर है
तो यहां से इसको वैल्यू को रिप्लेस किया जाता है, तो L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बन जाता है। तो यहां से अगर डायामीटर को देकर के भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोगों का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक दो जो कंक्लूजन वाले पॉइंट है वो भी अपन नोट कर लेते हैं। तो अब इंडक्टर है, इंडक्टर में इंडक्टर आइडियल केस में पावर खपत कितना होता है? शून्य होता है। ये अपन जब एसी पढ़ेंगे तब पूरा मैं आप लोगों को प्रूव करके दिखाऊंगा कि आइडियल इंडक्टर में पावर खपत क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, लेकिन अभी एक बार आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिएगा। तो लिखिए आइडियल आइडियल इंडक्टर आइडियल इंडक्टर में पावर खपत शून्य होता है, क्योंकि क्योंकि आइडियली इंटरनल रेजिस्टेंस शून्य होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ये तो अपने को पता चल गया कि आइडियल इंडक्टर है उसमें पावर का शून्य है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? 0 है। अब देखिए अंडर द स्टडी स्टेट कंडीशन इंडक्टर बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट, यानी कि अगर किसी भी इंडक्टर को आप लोग डीसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं तो वो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो लिखिएगा यदि यदि इंडक्टर को डीसी सोर्स से जोड़ दिया जाए तो यह शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है? शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करता है। और जो आपका इंडक्टर होता है वो धारा में सडन परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। तो लिखिए इंडक्टर धारा में अचानक परिवर्तन का विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। और इंडक्टर के लिए जो टाइम कांस्टेंट होता है, इंडक्टर टाइम कांस्टेंट क्या रहता है? तो टो इक्वल्स टू एल पोन में आर होता है। और इंडक्टर में जो स्टोर्ड एनर्जी होती है ई, वो क्या होती है? 1/2 LI स्क्वायर होती है। ये फॉर्मूला सीधे सीधे याद रख लेना, क्योंकि इनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर नेक्स्ट, अगर आप लोगों का यहां पर इंडक्टर अचानक धारा में परिवर्तन का विरोध करता है तो आप लोगों को एक आइडियल कंडीशन में उसका विरोध करने के लिए, या वो अपोज ना करे, उसके लिए एक वोल्टेज सोर्स की आवश्यकता होगी जिसका मान क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखना है। तो इंडक्टर कुछ नहीं है, केवल मात्र एक चालक है या कंडक्टर है
जिससे आपने इस प्रकार की शेप दे दी कि उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जो एनर्जी स्टोर करता है। कितनी एनर्जी स्टोर करता है? 1/2 Li स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें अपन ने इंडक्टर के बेसिक डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर लिया है। इसका जो सीरीज कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है, वो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।